आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, जब मशहूर बरतानवी बहरी जहाज टाइटैनिक हादसे का शिकार हुआ था तो उसके आसपास तीन ऐसे बहरी जहाज मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। सबसे जो करीब जहाज था उसका नाम था सैमसन, और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ कोई 7 मील की दूरी के ऊपर था। सैमसन के अमले ने ना सिर्फ टाइटैनिक के अमले की तरफ से फायर किए गए सफेद शोले जो हवा में बुलंद किए जाते हैं, वो सफेद हों या किसी और रंग के हों जो इंतहाई खतरे की सूरत में फजा में फायर किए जाते हैं, वो देखे थे, बल्कि इसके साथ साथ मुसाफिरों की आहू बुका को भी सुना था। लेकिन क्योंकि सैमसन के अमले के लोग गैर कानूनी तौर पर इंतहाई कीमती समुद्री हयात का शिकार कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि वो पकड़े जाएं, लिहाजा टाइटैनिक की सूरत हाल का अंदाजा होते ही बजाय उन्होंने मदद करने के, वो जहाज को टाइटैनिक की मुखालिफ समत में बहुत दूर ले गए और तेजी से ले गए। यह जहाज हम में से उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो अपनी गुनाहों भरी जिंदगी में इतने मगन हो जाते हैं कि उनके अंदर से इंसानियत का एहसास खत्म हो जाता है, और फिर वो सारी जिंदगी अपने गुनाहों को छुपाते हुए गुजार देते हैं। और एक लम्हा वो आता है कि जब उन्हें यह लगता है कि शायद हम मदद कर सकते थे, हमारे वो गुनाहों का कफारा हो सकता था, लेकिन उस वक्त वक्त गुजर चुका होता है और उनके हाथ में कुछ नहीं होता। दूसरा जहाज जो उस वक्त करीब मौजूद था उसका नाम था कैलिफोर्नियन। वो टाइटैनिक से 14 मील दूर था। उस जहाज के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना था, बाहर निकल के सफेद शोले भी अपनी आंखों से देखे थे। लेकिन क्योंकि वो उस वक्त बर्फ की चट्टानों में घिरा हुआ था और उसे उन चट्टानों के गिर्द चक्कर काट के टाइटैनिक तक पहुंचने में खासी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ता, लिहाजा कैप्टन ने इसकी बजाय कि दोबारा अपने बिस्तर में जाना और सुबह रोशनी होने का इंतजार करना मुनासिब समझा। सुबह जब हुई वो टाइटैनिक की लोकेशन पे पहुंचा तो टाइटैनिक को उस वक्त समुंदर की तह में पहुंचे हुए 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1569 अफराद जो थे वो मौत के घाट उतर चुके थे। ये जब जहाज था, ये जो दूसरी किस्म का था, ये हम में से उन अफराद की नुमाइंदगी करता है जो किसी की मदद करने को अपनी आसानी से मशरूत कर देते हैं, और जब तक हालात हक में ना हो किसी की मदद करना अपना फर्ज नहीं समझते। कहते हैं मैं तो खुद मुश्किल का शिकार हूं, मैं क्या मदद करता। जो तीसरा जहाज था वो कारपैथिया था। ये टाइटैनिक से तकरीबन 68 यानी 68 मील दूर था। इस जहाज के कैप्टन ने रेडियो पे जो वेव्स होती हैं जिस पे आप मैसेज भेजते हैं, और कुर्बो जवार में जो लोग होते हैं वो उस मैसेज को कंसीव कर लेते हैं, ये टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीखों पुकार इसने सुनी। सूरत हाल का जब इसे अंदाजा हुआ तो अंदाजा होते ही बावजूद इसके कि ये टाइटैनिक की मुखालिफ समत में जनूब की तरफ जा रहा था, ये उस तरफ को नहीं था, मुखालिफ समत था, इसने फौरन अपने जहाज का रुख मोड़ा। बर्फ की चट्टानों, खतरनाक मौसम की परवाह किए बगैर ये मदद के लिए रवाना हुआ, अगरचे ये दूर होने के बायस टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन में पहुंचा। उसी वक्त नहीं पहुंचा, टाइटैनिक डूब चुका था, 2 घंटे हुए थे। यही वो जहाज था जिसने लाइफ बोट्स के ऊपर इमदाद के मुंतजिर टाइटैनिक के बाकी मांदा 710 मुसाफिर जो थे उनको जिंदा बचाया था और उन्हें बहफाजत न्यूयॉर्क पहुंचाया था। इस जहाज के जो कैप्टन थे, कैप्टन आर्थर रॉस्टन, उनको बरतानवी नेवी की तारीख के चंद बहादुर तरीन कैप्टन में शुमार किया जाता है, और उनके इस अमल पे उन्हें कई समाजी और हुकूमती अवार्ड से भी नवाजा गया था। याद रखिए, हमारी जिंदगी में हमेशा मुश्किलात रहती हैं, चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन वो जो इन मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करते हुए भी इंसानियत की भलाई के लिए कुछ कर जाएं, उन्हें ही इंसान और इंसानियत याद रखती है। लेकिन हमारे यहां जब अवाम की मदद करना होती है तो हुक्मरान खुद को मुसीबत में देख के बाहर भाग जाते हैं। जब अवाम को खाना होता है तो भूखे शेरों की तरह इकट्ठे होकर ये झपट पड़ते हैं। इसी जिमन में ये 15-15 साल बाद भी जाके घुटने दबाने पड़ जाते हैं इनको कि चौधरी साहब हम आए हैं आपके दर पे, आपकी जो 10 नशिस्तें हैं हमारे साथ इल्हाक कर लें। चौधरी साहब आने वाले दिनों के अंदर जहां जहां पे हिस्सा मांगेंगे हम आपको देंगे। इसी पे आतिश इंदौरी ने लिखा था कि शजर जिस पे मैं रहता हूं उसे काटा नहीं करता, मैं आतिश मुल्क से सपने में भी धोखा नहीं करता, बनाते कैसे हैं मट्टी से सोना मुझको आता है, मगर मैं दोस्तों ऐसा कोई दावा नहीं करता, शजर जिस पे मैं रहता हूं उसे काटा नहीं करता, मैं आतिशे मुल्क से सपने में भी धोखा नहीं करता। ये पाकिस्तान की बुनियादी सूरत हाल है जिसके अंदर हमें जिस शाख पे बैठना है उस शाख को काटना नहीं चाहिए,
लेकिन हम अवाम के कंधों पे बैठते हैं और अवाम को ही काटना शुरू कर देते हैं, अवाम को उल्लू बनाना शुरू कर देते हैं, अवाम को ये बताते हैं कि तुम तो सिर्फ मोहरे थे, और शतरंज के ये मोहरे, शतरंज के ऊपर हमने अपनी बिसात बिछा के अपनी अपनी मर्जी से वहां पे रखे हैं। यहां पे ऐसी ऐसी जात का दावा किया जाता है कि बंदा सोचता है यहां तो ये पागल है या हम सब पागल है। अब सोच ये पैदा हो रही है कि हर तरफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाएगी। कैसे कर सकते हैं? देही इलाकों के अंदर आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे, वहां पे जात बरादरी होती है, जात बरादरी की निस्बत आप वोट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने मलिक साहब को वहां पे अपने हाथ में कर लिया, ठीक है, कोई वहां पे वड़ाइद साहब आपके हाथ में आ गए, ठीक है कि राणा साहब ने अपनी बरादरी आपके साथ जोड़ दी, ठीक है कि शेखों ने आपकी हिमायत का ऐलान कर दिया, ठीक है कि मियां बरादरी के एक तबके ने किसी और की हिमायत का ऐलान कर दिया, ठीक है वहां पे जो मुख्तलिफ और तबकात वाले लोग हैं उन्होंने किसी की हिमायत का ऐलान कर दिया। लेकिन शहरी इलाकों के अंदर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है। आप 10 को 12 तो कर सकते हैं, आप 10 का 20 नहीं कर सकते। यहां पे कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बजिद है कि इसी तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके शायद हमें जितवा दिया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने अवाम की नब्ज पे हाथ रख लिया है। शांगला में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एक तरफ सियासत तकसीम का शिकार है, दूसरी तरफ मुआशी हालात बदतर होते जा रहे हैं। पुराने सियासतदान जो है वो आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं है, गुर्बत से है, बेरोजगारी से है, महंगाई से है। लेकिन पीपल्स पार्टी ही है जिसने माजी में भी आपको मुश्किलात से निकाला था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में आप जो मर्जी बातें करते रहे, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बातें करते रहे, लेकिन बिलावल की जो टेक्निक है ना, बिलावल अपना एक तबका जरूर बना लेंगे। बिलावल कहते हैं हमें गालम गलोच और टिकटॉक की सियासत नहीं आती, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। वो कहते हैं मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता, आवाम पे भरोसा करता हूं, कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, लेकिन आवाम से मैं मदद मांगता हूं। बिलावल भुट्टो कहते हैं मेरा मुल्क मुश्किल में है, आए मेरा साथ दें, हम कैसे इस मुल्क की किस्मत तब्दील करेंगे। वो कहते हैं मैंने तमाम सियासतदानों को करीब से देखा है, उनके पास सिर्फ पुरानी सियासत है जो इंतकाम की सियासत है, और हमें ऐसी सियासत को दफन करना है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा? बिलावल साहब की पीपल्स पार्टी भी तकसीम होगी, लेकिन बिलावल साहब अपना एक हल्का अहबाब बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वो बहुत बड़ी अक्सरियत ना हासिल कर पाए तो अकलियत कोई ऐसी हासिल कर लेंगे जो उनके साथ लॉयल होगी। वो कहते हैं कोई और सियासी जमात और सियासतदान नहीं जिसके हाथ साफ हो। मैं 18 महीने वजीर खारजा रहा हूं, मेरे हाथ साफ है, मैं अपनी जेब भरने की बजाय आपकी जेब भरना चाहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि 5 साल में आपकी तनख्वाह दुगनी कर देंगे। अब 18 माह की जो बिलावल साहब की सियासत है, बिलावल साहब की सियासत में गैर मुल्की दौरे ज्यादा शामिल हैं। अब किसी से पूछें तो वो कहेंगे वजीर खारजा गैर मुल्की दौरे ही करता है, लेकिन उस गैर मुल्की दौरे में उन्हें यह मालूम था कि अगली बार अपनी ग्राउंड बनानी है। उन्होंने एलेक्ट सेलेक्ट अच्छी बनाई, उन्होंने वापस आके उन्हें यह समझ में आया कि किसी और के साथ काम चलाने की बजाय मैं अगर खुद अकेला निकलूं तो हो सकता है कि मेरी ये रियाजत जो है ये अब की बार नहीं तो अगली बार काम जरूर आ जाएगी। मैं एक तबका ऐसा बनाने में कामयाब हो जाऊंगा जो बीबी ने बनाया था, ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया था। जो मेरे वालिद थे वो अपॉर्चुनिस्ट थे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी उन्हें हासिल हुई और इस वजह से वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। बिलावल की ये टेक्निक कामयाब होगी, अब की बार नहीं होगी, लेकिन इससे अगले इलेक्शन में जरूर होगी। वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले सर्दी की बात कर रहे थे। दिसंबर में भी इंतखाबात हुए हैं और फरवरी से ज्यादा सर्दी दिसंबर में होती है, लिहाजा इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। मुर्तजा सोलंकी साहब की ये बात तो ठीक कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। अब जिन्होंने वावेला मचाया है वो वावेला तो जमीनी हकायक को देख के मचाना ही है कि भाई हमें इसमें से निकालें, हम कहां पे जाएंगे, हमें वोट कैसे पड़ेगा। मुर्तजा सोलंकी साहब ने कहा कि केपी और बलूचिस्तान में अमनो अमान के मसाइल हैं, लेकिन मुल्क में इससे ज्यादा खराब सूरत हाल रही है और इलेक्शन होते रहे। वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान पहले सर्दी की बात करते थे, दिसंबर में भी इंतखाबात हुए हैं, फरवरी से ज्यादा सर्दी तो दिसंबर में होती है। इलेक्शन जब 8 फरवरी को है, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है, तो फिर उसके ऊपर कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक और बात भी की आज मुर्तजा सोलंकी साहब ने, उन्होंने कहा कि इलेक्शन के करीब खुद को मजलूम साबित करना हर सियासी जमात की मजबूरी बन जाता है। अब अगर वो ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख के कर रहे होते तो ठीक। वो कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी शिकायत कर रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अगर कोई जायज शिकायत है तो मीडिया है, अदालत है, इलेक्शन कमीशन के फॉरम्स हैं। ये क्या सिर्फ शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की? और कोई शिकायत आपको दिखाई नहीं दे रही, और किसी की चीखें आपको सुनाई नहीं दे रही। आप उसी दूसरे जहाज की तरह कि भाई बैठे रहें इसमें,
मुश्किल है, सभी के लिए है, सुबह होगी तो देखा जाएगा। मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रेटजी को चाहिए ही नहीं, वो बनाएगी ही नहीं, उसे जरूरत ही नहीं है। क्योंकि दबा हुआ जो शख्स है वो आखिरी बार ललकारा जरूर मारता है जब पता चलने लगा हो कि मैं डूबने वाला हूं। वो एक बार लंबा सांस जरूर लेता है। उस लंबे सांस में कोई तिनके का सहारा मिल जाए या कोई परखचा किसी का उड़ा हुआ पास आए तो उसके ऊपर वो तयक्कुन करके उसको हाथ में पकड़ ले या उसके ऊपर बैठने में कामयाब हो जाए तो हो सकता है वो गिरदाब से निकल जाए। लेकिन मारूजी हालात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस डगर पे कायम है उसमें पीपल्स पार्टी को तो कुछ हासिल हो जाएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बखिए उधड़ जाएंगे। इनको मालूम नहीं पड़ रहा, जो हकीकी कारकुन को देखने की बजाय किसी दूसरी तरफ देखने के ऊपर ज्यादा गुजारा कर रहे हैं, वो इतनी मुश्किल में पड़ेंगे कि हकीकी कारकुन जो है वो भी उनसे अलहदा होकर बैठ जाएगा। ये जो बची खुची जमात थी इसको मुत्तहिद करने का ये वक्त था, लेकिन उसके ऊपर जो परिंदे हैं इधर उधर से पकड़े हुए, दूसरी जमातों से लाए हुए, जिनको तहरीक अदम एतमाद के दौरान वादे वईद कर दिए थे, उनको ला के पार्टी के ऊपर मुसल्लत करेंगे। पीटीआई से बड़ा बेड़ा गर्क होगा पार्टी का। पीटीआई फिर से मुनज़्ज़म होके उसकी तश्कीलें नौ हो रही है, वो एक नए चेहरे में मंजर आम पे आएगी। आपका चेहरा इतना बिगड़ जाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपके पास आज आप गए तो कि कोई जमाना ऐसा भी होगा कि आपकी 10 नशस्तों के लिए कोई और पार्टी आपके पास आएगी कि हमारे साथ मिल जाएगी। ये वक्त आने से पहले सुधरने की कोशिश कीजिए, अवाम की सियासत करने की कोशिश कीजिए। टिकट्स की तकसीम जो है मारूजी हालात को देख के कीजिए, हकीकी कारकुन को टिकट दीजिए, तभी हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। बसूरत देगर बखिए उधड़ने में कुछ देर नहीं लगती, हवाएं पलटने में भी देर नहीं लगती, और वो आपको बखूबी इल्म है। आपके लिए तो कभी बहुत बार हवाएं तब्दील हुई और फिर साजगार हुई, लेकिन अब की बार जो तब्दीली है उसमें मोहलत कितनी बाकी बचती है सियासी तौर पे, वो आपको अंदाजा होना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।